गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने जियोमॉर्फोलॉजी को स्टार्ट किया और जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हमने रॉक्स इट्स ओरिजिन एंड कॉम्पोजिशन इस टॉपिक को कवर किया था। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये एक ऐसा नया टॉपिक है जिससे अभी तक सवाल नहीं आया है, तो आने वाले वर्षों में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमीशन उन एरिया से सवाल ड्राफ्ट कर रहा है जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं। उसी सीक्वेंस में, क्योंकि रॉक कॉम्पोजिशन एंड ओरिजिन के बाद सेकंड टॉपिक आपका दे रखा है वेदरिंग, तो आज हम लोग वेदरिंग को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के डोमेन में सॉइल दे रखा है, सॉइल, इट्स टाइप, इट्स ओरिजिन और किस तरह से सॉइल डिग्रेडेशन एंड सॉइल पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन, ये वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन सॉइल। तो आज सॉइल, जैसे आपकी जो सविंदर सिंह की किताब है फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें बहुत ज्यादा नहीं दे रखा, उसमें बायो ज्योग्राफी के अंदर थोड़ा सा रेफरेंसेस दे रखे हैं सॉइल के, वहां से थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। अदरवाइज यू कैन रिलाई ऑन अवर नोट्स, और थोड़ा सा जीएस के अंदर भी आपने सॉइल मेरे साथ ऑलरेडी इंडिया के अंदर पढ़ा भी हुआ है। यहां हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से सॉइल को पढ़ेंगे। चलो, कमिंग बैक टू द वेदरिंग पार्ट। वेदरिंग आपने ऑलरेडी, हमने जीएस में भी वेदरिंग कवर किया हुआ है, जिसमें हमने कवर किया था कि एक्सोजेनिक प्रोसेसेस अर्थ के ऊपर काम करते हैं। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में हम उन प्रोसेसेस को मानते हैं जो अर्थ के बाहर से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस डालते हैं अर्थ के ऊपर। इन प्रोसेस को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक्सोजेनिक प्रोसेस को आपकी एनसीईआरटी बोलती है दीज आर डेन्यूडेशनल प्रोसेस। डेन्यूडेशनल का मतलब है जो लैंडफॉर्म को तोड़ने का काम करते हैं। इन प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व है? इसमें जो नंबर फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज वेदरिंग, विच इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सेकंड वन इज मास मूवमेंट, इट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन इन योर सिलेबस टू। थर्ड is erosion and deposition, and because of this erosion and deposition we could see different kind of landform has been carved by the various agent of erosion and deposition। तो इसके अंदर हमने जैसे कि मेंशन है आपके इसके अंदर रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, कास्ट टोपोग्राफी इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स एंड करंट्स एंड विंड्स। इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने कल आपको दिखाया था कि एक सवाल आ चुका है कमीशन के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट है। दो सवाल इसमें से आ चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप के लैंडफॉर्म्स है, इरोजनल भी है, डिपोजिशनल भी है। मोर ओवर, आप अपना जीएस 1 का पेपर याद करो, ऑप्शनल में भी कास्ट टोपोग्राफी पूछा गया। आपके जीएस के अंदर भी अगर आपको याद हो 2016 में जब हमने ज्योग्राफी पढ़ा था तो मैंने आपको दिखाया था कि कास्ट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो ये जीएस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको देखेंगे कि ये जो 5 एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन है, इन सबके लैंडफॉर्म्स इरोजनल एंड डिपोजिशनल, ऑलरेडी जीएस के नोट्स आपके पास है, दोबारा नहीं दूंगा मैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से ही आपके साथ शेयर किए थे। तो आपने क्या करना है, जो लैंडफॉर्म्स मेड बाय दीज एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन को उनको रट लो। मैंने साथ में आपको उनके डायग्राम्स भी दिए हैं, डायग्राम वाली पीपीटी शेयर है, उसके भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो सो दैट यू कुड विजुअलाइज दीज लैंडफॉर्म। क्योंकि इन दी एग्जामिनेशन जब आप इन लैंडफॉर्म्स को डिफाइन करोगे तो साथ साथ डिफाइन करने के साथ साथ आपको इनको ड्रॉ करके भी दिखाना होगा। ऑलराइट, तो इस तरह से हम इनको अप्रोच करेंगे। तो ये तो बहरहाल वो एरियाज हैं जो आपने खुद एक बार पढ़ने हैं। हमने जो कवर करना है दैट इज वेदरिंग एंड मास मूवमेंट, ये मैं आपको कराऊंगा। जब हम वेदरिंग की बात करते हैं तो ये आपके एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, बहुत खूबसूरत डायग्राम है। ये डेनुडेशनल प्रोसेसेस को बता रहा है कि कौन से डेनुडेशनल प्रोसेस है। अभी जैसे मैंने बताया वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन एंड डिपोजिशनल, ट्रांसपोर्टेशन इन्होंने लिखा हुआ है। ये 3 प्रकार के प्रोसेस है। हर प्रोसेस को चलाने के लिए जो ताकत है, जो एनर्जी है, वो डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस से आ रही है। वेदरिंग कैसे होती है मैंने आपको बताया था, क्लाइमेट के इन्फ्लुएंस से, या तो टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस से वेदरिंग होगी, या फिर वेदरिंग होगी आपके रेनफॉल के कारण, वाटर के कारण। तो वाटर क्लाइमेटिक फैक्टर, वाटर एंड टेम्परेचर आर 2 क्लाइमेटिक फैक्टर, प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर, तो इनके कारण वेदरिंग होगी। वेदरिंग और फैक्टर्स से भी कंट्रीब्यूट करती है, जो अभी हम पढ़ेंगे भी डिटेल में। व्हाट आर दी फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट इन वेदरिंग, उन सारे फैक्टर्स को एक बार पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो वेदरिंग को डिटेल में देखेंगे। फिर हम देखते हैं मास मूवमेंट। मास मूवमेंट कैसे बताया था? वेदरिंग का मतलब है किसी रॉक का टूट जाना। अगर एक पहाड़ के ऊपर रॉक रखी है, इस रॉक का टूटना इज वेदरिंग। इस वेदरिंग से अगर आपको पता है पार्शियली डीकंपोज्ड मटेरियल बनता है, जीएस में हमने पढ़ा, जिसका मैंने नाम रखा रेगोलिथ। इस रेगोलिथ से विद द पैसेज ऑफ टाइम वी कुड सी सॉइल हैज बीन फॉर्म। तो रेगोलिथ टू सॉइल बनना मिलियंस ऑफ ईयर का प्रोसेस है, और इस रॉक से रेगोलिथ बनना भी मिलियन ऑफ ईयर्स का प्रोसेस है। तो मींस इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल वी कुड सी समय बहुत ज्यादा लगता है। तो इसी केस में हम देखते हैं जो वेदरिंग है, वेदरिंग रेगोलिथ क्रिएट करती है। इस वेदरिंग के पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं जो अभी पढ़ेंगे। ये जो वेदर्ड मटेरियल है, ये अभी एक ही जगह पे रखा है
ट्रांसपोर्टेशन इज स्टिल नॉट इन्वॉल्व इन वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है किसी भी प्रकार की एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब है जो वेदर्ड मटेरियल है वो यहां से मूव नहीं हुआ कहीं, वो वहीं पे रखा है। वो वेदर्ड मटेरियल क्योंकि एक स्लोप होती है, पहाड़ पे मटेरियल टूटा है तो उसकी एक स्लोप है, स्लोप के कारण वो रोल डाउन होके नीचे आ जाता है। जो रोलिंग डाउन है इट हैज हैपेंड अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण नीचे आ रहा है, क्योंकि वो ग्रेविटी के नीचे कारण आ रहा है। इस प्रोसेस को जिसमें वेदर्ड रेगोलिथ पार्शियली डीकंपोज्ड रॉक रोल डाउन करके जाते हैं, इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इज द फोर्स बिहाइंड द मास मूवमेंट। वंस दिस मटेरियल हैज बीन मूव्ड टू द बॉटम ऑफ अ हिल, और ये उसके फुट हिल्स में आ जाता है, देन इट हैज बीन टेकन बाय द वाटर, इट हैज बीन टेकन बाय द ग्लेशियर्स, इट हैज बीन टेकन बाय एनी अदर एजेंट ऑफ इरोजन एंड इट डू ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपॉजिटेड इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसे उठा के कहीं और ले जाएगा। एग्जाम्पल है जैसे हमारी नदियां हिमालयास को तोड़ के ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया को क्रिएट कर रही है। जैसा कि मैंने बोला, आपने कुछ भी समझाना है, कोट एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडिया। जैसे हम देखते हैं अरावलीज, जैसे मैंने बताया, दे वर वंस माइटी एंड लॉफ्टिएस्ट एज द हिमालयास, नाउ दे हैव बीन डेन्यूडेड, और उनकी एक हाईएस्ट पीक गुरु शिखर जो 1712 मीटर की रह गई है। तो मींस ये प्रोसेसेस लैंड फॉर्म को चेंज कर देते हैं। जहां पहाड़ हैं वहां प्लेन्स बन जाएंगे, जहां सिंक्लाइन था, जियो सिंक्लाइन था 33, वहां आज प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ दीज प्रोसेसेस। समवेयर दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन एंड समवेयर दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डेपोजिशन। तो इस तरह से हम इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे, और इन सबसे होगा क्या, सॉइल फॉर्मेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर। तो हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। तो ये जो तीन हमने टॉपिक पढ़े, कल हमने रॉक्स पढ़ा, आज वेदरिंग पढ़ा, कल सॉइल पढ़ेंगे। ये एक्सोजेनिक फोर्सेस पढ़ ली, प्रोसेसेस। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एंडोजेनिक प्रोसेसेस, अर्थ मूवमेंट। आपके सिलेबस में मेंशन है, कल डिस्कस किया हम लोगों ने। तो जो सिलेबस में मेंशन है एंडोजेनिक प्रोसेसेस, उसके अंदर क्या है कि आपने देखना है अर्थ मूवमेंट, ओरोजेनी या एपिरोजेनी, अर्थक्वेक या वॉल्केनो, ये प्लेट टेक्टोनिक के साथ को रिलेट करते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर? तो इस तरह से हम डेनुटेशनल प्रोसेसेस को देखेंगे। जो इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन है उसके पीछे काइनेटिक एनर्जी, विंड चल रही है, देयर इज अ फोर्स बिहाइंड इट, वाटर चल रहा है, देयर इज अ फोर्स बिहाइंड इट। तो काइनेटिक एनर्जी इज द फोर्स व्हिच इज टेकिंग दीज मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। ऑलराइट, तो थ्री काइंड ऑफ फोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड इन दिस होल प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इन द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड मास मूवमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज आर इन्वॉल्व्ड। क्लियर? अब मूव करते हैं वेदरिंग में। जब हम ऑप्शनल लेवल पे वेदरिंग करते हैं, जब हम सिंपल वेदरिंग की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि इट इज द डीकॉम्पोजिशन। वर्ड क्या लिखते हैं, डीकॉम्पोजिशन एंड फ्रैक्चरिंग ऑफ द रॉक। रॉक का टूट जाना या डीकंपोज हो जाना। डीकंपोज का मतलब है केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व। केमिकल के अंदर बायोकेमिकल भी हो सकती है, सिंपल केमिकल भी हो सकती है। फ्रैक्चरिंग का मतलब होता है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन की बातें कर रहे हैं। तो दोनों टाइप से अगर रॉक डिग्रेड हो गई, डीकंपोज हो गई या टूट गई है, फ्रैक्चर हो गई है, उसको वेदरिंग बोल देंगे। ये आम परिभाषा है, लेकिन ऑप्शनल से टच करने के लिए हम बोलेंगे आर्थर होम्स। आर्थर होम्स आप एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे और मैंने जीएस में भी पढ़ाया था। आर्थर होम्स वही व्यक्ति है, जियोफिजिसिस्ट है, और कन्वेक्शनल करंट थ्योरी इनकी ही दी गई है, जो थर्मल कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है। और इनकी मदद से ही, अगर आप याद करो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक जो बोलती है, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और आर्थर होम्स की थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी को मिक्स करके ही अपनी थ्योरी को पॉप अप करेगी। तो आर्थर होम्स अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, जियोफिजिस्ट है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यहां पे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इनकी एक थ्योरी है माउंटेन बिल्डिंग की। तो माउंटेन बिल्डिंग को ये अपनी थ्योरी की वजह से समझाते हैं। हमने माउंटेन बिल्डिंग की ओरोजेनी की जो पॉपुलर थ्योरी है, दैट इज द थ्योरी ऑफ कोबर, व्हिच आई विल टीच यू, अदरवाइज इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड, बट आई विल टीच यू। लेकिन इनकी थ्योरी हमें नहीं पढ़नी है क्योंकि बहुत एडवांस थ्योरी है, उतने लेवल पे नहीं पेपर जाता। ठीक, तो आर्थर होम्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजर माना जाता है, और काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो इनको कोट करेंगे हम वेदरिंग में, क्योंकि इनका काम फिजिक्स, इनका काम हमारी जियो फिजिक्स में काफी ज्यादा है, या लैंडफॉर्म्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम है। ऑलराइट, तो 1928 की दी हुई थ्योरी है, और उसी टाइम इन्होंने वेदरिंग को परिभाषित किया था। तो इनकी परिभाषा जो आपके नोट्स में ऑलरेडी रिटन है वो हम लिखेंगे। ऑलराइट, थोड़ा बहुत उसको लेफ्ट राइट कर सकते हो, शब्दावली को एग्जैक्ट याद नहीं होता, लेकिन आप इनको कोट जरूर करोगे। जैसे जब हमने
क्लाइमेटोलॉजी किया था तो वहां पे मैंने आपको बहुत सारे ज्योग्राफर्स कोट करवाए थे कि जब टेम्परेट साइक्लोन्स हैं, क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन्स टेम्परेट एरियाज में आते हैं, तो हमने जर्कनेस के एग्जांपल्स कोट किए या अलग अलग साइंटिस्ट के एग्जांपल कोट किए। ट्रॉपिकल साइक्लोन में हमने अलग साइंटिस्ट कोट किए। तो मींस हम इस तरह से ऑप्शनल का एक फ्लेवर दे रहे हैं जिसके अंदर हम साइंटिस्टों को कोट कर रहे हैं, ज्योग्राफर्स को कोट कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल कीवर्ड्स को कोट कर रहे हैं और ज्यादा मार्क्स गेन करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑलराइट, तो वेदरिंग हम इनकी परिभाषा में ही लिखेंगे और इनके नाम को कोट करेंगे। जब वेदरिंग देखते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्टडी की करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वेदरिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। 3 प्रकार की वेदरिंग फिनोमिनल है। एक है, आपको पता ही है, जिसको फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं, या इसी को मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं, जिसमें रॉक टूट जाता है, मैकेनिकल। और ये मैकेनिकल वेदरिंग के पीछे मेजरली जो फिनोमिना काम करते हैं, दैट इज टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज योर प्रेसिपिटेशन या वाटर। ये 2 फिनोमिना सबसे ज्यादा काम करते हैं फिजिकल वेदरिंग में। एक फिनोमिना और फिजिकल वेदरिंग में काम करता है जिसको बोलते हैं कि अगर अचानक से आपके रॉक के ऊपर रखा हुआ लोड हट जाता है तो अनलोडिंग एक फिनोमिना है जिसकी वजह से वेदरिंग हो जाती है, या फिजिकल फ्रैक्चरिंग ऑफ रॉक पॉसिबल है। तो अनलोडिंग, ये 3 फैक्टर हैं जो फिजिकल वेदरिंग को डराइव करते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग को डराइव करते हैं और रॉक को तोड़ने का कारण बनते हैं। दूसरे प्रकार की वेदरिंग है, ये भी काफी पॉपुलर है, आप लोगों ने सुनी भी हुई है। सेकेंड काइंड ऑफ वेदरिंग इज योर केमिकल वेदरिंग। थर्ड काइंड ऑफ केमिकल वेदरिंग में आपने जीएस में हमेशा पढ़ाई है, केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व, जैसे आयरन की रस्टिंग है, ऑक्सीडेशन है। केमिकल वेदरिंग में नहीं पढ़ाऊंगा, नोट्स में दिया हुआ है, आपने जीएस में भी पढ़ा है, उतने के लेवल पे ही है। वेदरिंग 5 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा, तो उतने के लायक आपके नोट्स हैं, एग्जाम्पल हैं। तो जब आप केमिकल वेदरिंग करोगे, अच्छा अब इंडिया से रिलेट करने को बोला, जब भी आप ऑक्सीडेशन की बात करोगे तो आप फॉर्मेशन ऑफ रेड सॉइल की बात करोगे। क्लियर? तो ये एक केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है। हाइड्रेशन एक केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है। जो आपका डेक्कन प्लेट्यू टूटा है वो हाइड्रेशन प्रोसेस से टूटा है, जो ब्लैक सॉइल है वो ऑक्सीडेशन और हाइड्रेशन से टूटी है। तो इस तरह से आप इसके एग्जाम्पल भी कोट करोगे। एक एग्जाम्पल है केमिकल वेदरिंग में कार्बोनेशन। जब आपकी कास्ट टोपोग्राफी बनती है तो कार्बोनेशन पीरियड, कार्बोनेशन के कारण आपको पता है CuC3 CaCO3 कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके घुल के सॉल्युबल होके कहीं चला जाता है, और उसकी वजह से कास्ट टोपोग्राफी, कहीं पे होल्स क्रिएट हो जाते हैं तो कहीं पे केव्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इस तरह का जो फीचर है दैट इज द फीचर ऑफ कार्बोनेशन, केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व। तो कार्बोनेशन को भी आप इसमें समझाओगे। तो 3 प्रकार के केमिकल रिएक्शन है, हमने जीएस में भी पढ़ी है, नोट्स में डिटेल में है, कोई समस्या आएगी आपने मेरे को बताओ। ऑलराइट, सिंपल फंडा है। थर्ड टाइप की वेदरिंग है बायोटिक वेदरिंग बोलते हैं। बायोटिक वेदरिंग का मतलब है कि इसमें या तो ह्यूमन इन्वॉल्व है, जिसको एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग कहते हैं। एंथ्रोपोजेनिक कैसे? कि अगर मैं खेती करता हूं, मैंने डेक्कन प्लेट्यू पे खेती करी, आप हिमाचल का एग्जांपल लो, आपके पूर्वजों ने जो खेत बनाए हैं, ठीक है, वहां पे पहले तो खेत नहीं थे, पहाड़ में हमारे क्या है, स्टेप फार्मिंग है, टेरेस फार्मिंग है। तो जो हमारे पूर्वजों ने खेत बनाए हैं वो कैसे बनाए होंगे? वहां तो चट्टानें थी, पहाड़ में तो चट्टानें होती, उन्होंने चट्टानों को खोद के मिट्टी को डेवलप किया है और धीरे धीरे मिट्टी खुद बनाई है। तो मीन्स उन्होंने रॉक्स की वेदरिंग करी है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन किया है। हम इसे फिजिकल वेदरिंग में भी पढ़ सकते हैं, बस ऑन द बेसिस ऑफ, फॉर द सेक ऑफ स्ट्रक्चर्ड स्टडीज हम इसको एक बायोटिक वेदरिंग में डालें। अदरवाइज अगर मैंने कुल्हाड़ी से, अगर मैंने फावड़े से ठोक ठोक के पत्थर से मिट्टी बनाई है तो इट इज अ नेचर ऑफ फिजिकल वेदरिंग बाय एंथ्रोपोजेनिक एजेंट। अगर इसी में एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ट्रीज ने, अगर फ्लोरल ने ट्रीज ने अपनी जड़ों के कारण पत्थर को तोड़ा है तो फिजिकल वेदरिंग किया है। तो इनको फिजिकल में भी डाल सकते हैं कि फिजिकल वेदरिंग के अंदर आप बायोटिक एज अ एजेंट बता रहे हो जिन्होंने फिजिकल वेदरिंग में कंट्रीब्यूट किया है। आप एनिमल्स का भी, फौना का भी एग्जांपल डाल सकते हो, जैसे फॉक्सेस हैं, जैसे आपके प्रेरीज डॉग्स हैं। ये क्या करेंगे, खड्डों को खोदने के लिए रॉक्स को खोदते रहते हैं, क्योंकि रॉक्स को खोदते रहते हैं तो ये फिजिकल वेदरिंग में कंट्रीब्यूट। तो इस तरह से 3 बायोटिक एजेंट फिजिकल वेदरिंग करते हैं। यही एजेंट केमिकल वेदरिंग भी कर सकते हैं। कैसे? अगर ह्यूमन ने केमिकल्स डाल के रॉक्स को तोड़ दिया, रॉक्स के तोड़ने में सहायक हुआ तो फिजिकल वेदरिंग कर, तो वो केमिकल वेदरिंग कर रहा है। जैसे अगर हम किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर धीरे धीरे रॉक्स को कोरोड कर रहा है
तो हम केमिकल वेदरिंग कर रहे हैं। अगर हम फ्लोरल, अगर प्लांट से गिरने वाले पत्ते, पेड़ पौधे या प्लांट के रूट्स में जो बैक्टीरियल रिएक्शंस हो रही हैं, जो सड़ रहे हैं, माइक्रो बैक्टीरिया काम कर रहे हैं, तो फ्लोरल वेदरिंग का वो एग्जाम्पल है। ऐसे ही जो फॉनल वेदरिंग है, टर्माइट्स हैं, अगर आंट्स हैं, एंड्स हैं, या आपके अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो केमिकल्स, बायोकेमिकल्स जो प्रोड्यूस करें किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट, चाहे वो ऑर्गेनिक वेस्ट कोई पेड़ पत्तियां हैं, कोई ट्री की रूट्स हैं, ट्री का ट्रंक है, या कोई जानवर है, तो धीरे धीरे जब उन पे केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस होंगी, बैक्टीरिया उसको केमिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, वो केमिकल्स लीच डाउन होके रॉक्स में जाएंगे और रॉक्स को कोरोड करेंगे, खत्म कर देंगे। तो ये मिलियन ऑफ ईयर का प्रोसेस है। तो इस तरह से बायोटिक वेदरिंग भी होगी, डिटेल में भी पढ़ लेंगे इसको। तो 3 प्रकार की वेदरिंग हम लोगों ने पढ़नी है, फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोटिक वेदरिंग। बायोटिक वेदरिंग, बायोटिक कंपोनेंट फिजिकल वेदरिंग भी करते हैं और केमिकल भी करते हैं, इसलिए इसको बायोकेमिकल वेदरिंग भी बोला जाता है। क्लियर? तो इस तरह से आपके वेदरिंग को हम ऑप्शनल लेवल पे डिफाइन करेंगे डिटेल में विद एग्जांपल। तो इंडिया के भी एग्जांपल कोट कर सकते हो, वर्ल्ड लेवल पे एग्जांपल कोट कर सकते हैं। क्लियर? अब इसी में देखते हैं कौन से वो फैक्टर हैं जो वेदरिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये अकेला 5 नंबर के सवाल बनने लायक क्वेश्चन है। तो अगर वेदरिंग पूछा गया है, आपने अवश्य ये लिखना है, यहीं से ही आपके ऑप्शनल का फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं कि वेदरिंग में कौन कंट्रीब्यूट करेगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि क्लाइमेटिक कंडीशन वेदरिंग को डिटरमाइन करेगी। क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ साथ नेचर ऑफ द रॉक भी डिटरमाइन करेंगे। जीएस में पढ़ा है, यहां पे रीआइटरेट करूंगा। इन दोनों फैक्टर को अभी पकड़ के चलेंगे और एग्जांपल कोट करना शुरू करेंगे कि कैसे रॉक की टाइप डिपेंड करेगी कि उस पर कौन सी वेदरिंग होगी। क्लाइमेट डिटरमाइन करेगा कि फिजिकल होगी कि केमिकल होगी। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे आगे ये एग्जाम्पल फिर से आएगा, तब हम तेजी से चल लेंगे। मान लो एक सेडिमेंट्री रॉक है। अब सेडिमेंट्री रॉक, कल हमने रॉक सिस्टम पढ़ लिया। सेडिमेंट्री रॉक की प्रॉपर्टीज क्या है? ये ज्यादा हार्ड नहीं होती, इनको सॉफ्ट रॉक्स बोला जाता है। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल ले लो, सैंडस्टोन। हमने कल सैंडस्टोन पढ़ा। सैंडस्टोन क्योंकि सैंड से बना होता है और सैंड का पार्टिकल बड़ा होता है, क्योंकि सैंड का पार्टिकल ज्यादा बड़ा होता है तो इसकी डेंसिटी हमेशा कम होती है, इसलिए इसको सॉफ्ट रॉक बोला जाता है। मींस इसकी पोरोसिटी, इसमें पानी हवा घुसने की क्षमता ज्यादा होती है, तो इट इज अ पोरस रॉक, हाईली पोरस है, तो हाई पोरोसिटी है इसकी, इसमें पानी अंदर घुस जाता है। ऐसी रॉक में अगर आपने ठंडे इलाके में रख दी, आपने ये रॉक रख दी साइबेरिया में। साइबेरिया में क्या हुआ? बारिश हुई, पानी आया और इस रॉक के क्रैक्स के अंदर घुस गया। क्योंकि इसके अंदर पानी घुस गया, अब जैसे ही सर्दियां आएंगी वो फ्रीज हो जाएगा। और जब आपको पता है जो आइस का वॉल्यूम है वो वाटर के वॉल्यूम से ज्यादा होता है फ्रीजिंग के बाद, केमिकल रिएक्शन है, एंगल 105 से 108 का बन जाता है। तो वो सारी बातों पे नहीं जाएंगे, हम ये देखेंगे विद द फॉर्मेशन ऑफ आइस वी कुड सी द वाटर विल एक्सपेंड, और उसके एक्सपेंशन से वो रॉक को तोड़ने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा ना कि रॉक बढ़ जाए, फैल जाए, लेकिन जैसे ही गर्मी आएंगी वो मेल्ट होकर वाटर हो जाएगा, फिर रॉक कंट्रैक्ट होगी। तो बार बार कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द रॉक के कारण रॉक्स में क्रैक्स पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। क्रैक्स पड़ना मींस फ्रैक्चरिंग, और इस तरह से रॉक्स टूट जाएगी। ऑलराइट, तो सेडिमेंट्री रॉक को अगर आपने कोल्ड क्लाइमेट के साथ साथ, कोल्ड में वाटर हैज टू बी देयर, तो मींस कोल्ड क्लाइमेट के साथ वेट कोल्ड क्लाइमेट होगा तो ये रॉक जल्दी टूटेगी। क्लियर? सेडिमेंट्री रॉक को तो देखो, 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी। रॉक का टाइप सेडिमेंट्री होना चाहिए, क्लाइमेट में पानी होना चाहिए, ठंड भी हो और पानी भी हो, तो वेट भी होना चाहिए और ठंड भी होनी चाहिए, कोल्ड भी होनी चाहिए, तो सेडिमेंट्री रॉक जल्दी टूटेगी। रिवर्स एग्जांपल कोट करता हूं यहीं पे कि कैसे क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस पड़ता है। अब आप देखो, मान लो कि इस टाइम पे रॉक सेडिमेंट्री नहीं है, सेम क्लाइमेट में मैंने इग्नियस रॉक रखी। इग्नियस रॉक की प्रॉपर्टी क्या है? इट इज हार्ड, इट विल नॉट अलाउ वाटर टू एंटर इनटू इट। Since it will not allow water to enter into it, the cutting of this rock is very very difficult. अब नहीं काटा जा सकता, तो मींस इग्नियस रॉक को कोल्ड और वेट क्लाइमेट में रख दो, कोल्ड एंड वेट कोल्ड क्लाइमेट में रख दो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेचर ऑफ द रॉक इज डिटरमाइनिंग उसमें वेदरिंग होगी या नहीं होगी। क्लियर? तो मींस कि अगर वेट और कोल्ड क्लाइमेट में सेडिमेंट्री रॉक रखोगे, टूटने की संभावनाएं इग्नियस से अधिक होगी। तो दिस इज हाउ वेदरिंग हैज बीन डिफाइंड। तो मींस नेचर ऑफ द रॉक, उस रॉक को गर्मी में रखा है कि सर्दी में रखा है, कैसे वो डिफरेंटली बिहेव करेगी। दूसरा केस, ये बाद में फिजिकल वेदरिंग के एग्जांपल आ रहे हैं। दूसरी केस स्टडी,
दूसरी केस स्टडी में मैं आपको बताता हूं, अब रॉक इग्नियस है, रॉक का टाइप चेंज हो गया, क्लाइमेट आपका हॉट हो गया, हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, इग्नियस रॉक है। इस केस में क्या होगा, मान लो सहारा डेजर्ट में या आपके अरावलीज के अंदर थार डेजर्ट में ये वाली रॉक रखी हुई, मान लो इग्नियस रॉक। इस रॉक के अंदर क्या होगा, क्योंकि ये इग्नियस रॉक है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये अलाउ नहीं करेगी। अब देखो, जैसे ही गर्मी पड़ी, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप ट्रेन में देखोगे तो ट्रेन की पटरियों के बीच में गैप होता है, आप ब्रिजेस के बीच में भी गैप देखोगे। क्यों? क्योंकि हम अलाउ करते हैं, हमें पता है इंडिया इज अ ट्रॉपिकल लैंड, यहाँ गर्मी बहुत पड़ेगी, तो इवन सीमेंट हैज अ टेंडेंसी कि वो एक्सपैंड होगा। सिमिलरली आयरन, क्योंकि पटरियां हैं, आयरन की टेंडेंसी है वो एक्सपैंड होंगी, तो दे विल ट्राई टू एक्सपैंड। सिंस दे विल ट्राई टू एक्सपैंड बट देयर इज नॉट एनफ स्कोप फॉर एक्सपेंशन, तो अगर वो गैप नहीं दोगे तो आपकी पटरियां बेंड हो जाएंगी, द ट्रैक ऑफ द ट्रेन्स विल गेट बेंड, तो इसलिए फिश प्लेट एक गैप क्रिएट किया जाता है। सिमिलरली अब इग्नियस रॉक के केस में गर्मी बहुत पड़ी, टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री प्लस, रॉक वांट टू एक्सपैंड, but in case of igneous rock, since the density is very high, it will not allow any kind of expansion. Since it will not allow any kind of expansion, तो गर्मियों में एक्सपेंड होने की टेंडेंसी, सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी, बार बार एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, बट देयर इज नॉट एनफ स्पेस फॉर एक्सपेंशन, तो रॉक विल समडे डेवलप क्रैक्स और फ्रैक्चर, तो इग्नियस रॉक टूट जाएगी और फिजिकल फ्रैक्चरिंग हो जाएगी, फिजिकल वेदरिंग हो जाएगी। और नेचर क्या है, आपने जीएस में पढ़ा है मेरे साथ, नेचर विल बी योर ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, तो मींस योर क्लाइमेट टाइप एंड योर रॉक टाइप विल डिटरमाइन कि यहां पे डिसइंटीग्रेशन होगा या नहीं होगा। सेम क्लाइमेट में रॉक बदल के देख लेते हैं जी। अब गर्मियों का टाइम है, हमने रख दी सहारा डेजर्ट में, रॉक है सैंडस्टोन। अब सैंडस्टोन, इसलिए हिंदुस्तान में ज्यादातर फीचर्स, ज्यादातर आप देखोगे जितने भी फिजिकल स्ट्रक्चर हैं वो सैंडस्टोन के बनाए जा रहे हैं। लाल किला सैंडस्टोन का बनाया गया, ग्रेनाइट का नहीं बनाया गया। ग्रेनाइट टूट जाता है इंडिया के अंदर, सैंडस्टोन नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि गर्मी पड़ी है, सैंडस्टोन क्या करेगा, इट विल एकोमोडेट, सिंस डेंसिटी इज लेस, तो देयर इज एनफ स्कोप फॉर एक्सपेंशन। So when the granular particle, when the particle will expand, the rock is having enough of space to accommodate that particular expansion of a grain. तो वो accommodate करेगा, फिर वो contract accommodate करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Means sandstone will bear the heat of the tropical areas. तो sandstone नहीं टूटेगा, लेकिन अगर पानी पड़ जाए sandstone टूट जाएगा। तो मीन्स वाटर के साथ सैंडस्टोन टूटेगा, ड्राई एरिया में सैंडस्टोन विल विथस्टैंड। इग्नियस रॉक वाटर के साथ विथस्टैंड करेगा, लेकिन गर्मी में टूट जाएगा। तो नेचर ऑफ द रॉक एज वेल एज क्लाइमेटिक टाइप विल डिटरमाइन कि केमिकल वेदरिंग हो रही है कि फिजिकल हो रही है। क्लियर? तो इस तरह से हमारी डिटर्मिनेशन होती है। एक केस लेते हैं कि वाटर के साथ, अब जो कास्ट टोपोग्राफी बनती है वो इसलिए बनती है कि पानी है, वाटर है तो कैल्शियम को तोड़ ही देगा, क्योंकि कैल्शियम पानी को लेके वीक है, ये रिएक्ट कर जाता है। लेकिन अगर हीट होगी तो कैल्शियम बियर कर लेगा, विल नॉट अंडरगो एनी काइंड ऑफ वेदरिंग। अगर कैल्शियम गर्मी में रखा गया है, अगर सूखा एरिया है, अगर आपका थार डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, वहां कैल्शियम की रॉक रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर से, इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस पे एक बार पानी रख गया, अगर क्लाइमेट इज वेट, no matter it is tropical or temperate, if the climate is wet, it will react and will give shape to karst topography. तो ऑप्शनल में अगर कास्ट टोपोग्राफी लिख आया है तो आप बोलोगे वेदरिंग इज द फिनोमिना विच इज ड्रिवन बाय क्लाइमेट एंड रॉक। ऐसा लिख के फिर शुरू करोगे। सिंस इन कास्ट टोपोग्राफी प्रीडोमिनेंटली वी कुड सी calcium has been dissolved in water and it is forming different type of landforms. Somewhere it is creating holes, sink holes, dolines हैं, petrolines हैं, ठीक है, और somewhere it is forming caves and somewhere it is forming depositional landforms. तो आप बताओगे कि पानी के साथ रिएक्ट करेगा कैल्शियम। तो इस तरह से हम समझेंगे अलग अलग रॉक टाइप अलग अलग टेम्परेचर पे रिएक्ट करती है। क्लियर? With example and put example of India now.
अब ये वाला टास्क आपका है, क्लियर हो गया। तो क्लाइमेटिक कंडीशन वेदरिंग को डिटरमाइन करेंगी। क्लाइमेट में दो ही चीजें होती हैं, पहले भी बताया था, टेम्परेचर या वाटर, ये दो क्लाइमेट के डिटर्मिनेंट है। इनके द्वारा देखा जाएगा कि रॉक कैसे रिएक्ट करेगी, फिर रॉक टाइप डिटरमाइन करेगी, फिर डिटरमाइन करेगा नेचर ऑफ द ग्राउंड स्लोप। वेदरिंग को डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ द ग्राउंड स्लोप। कैसे? एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज एक पहाड़ है, इफ स्लोप इज मोर rock has been weathered. If slope is more, means gravity will roll down this unconsolidated parent rock material or regolith, and it will bring this particular unconsolidated material to the foothills of the mountain. So means in the areas where slope angle is more, वहां पे वेदरिंग ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे ही रॉक टूटा वो नीचे चला गया और फिर से बेयर रॉक एक्सपोज हो गई, पहाड़ की स्लोप एक्सपोज हो गई अगली वेदरिंग के लिए। बट इफ द एरिया विल बी फ्लैट, इफ द एरिया विल हैव undulating topography, means there is no change in the slope, like the Great Plains of India, we could see only depositional work is there, क्योंकि यहां से इरोजनल तो काम नहीं कर रहा, तो यहां रॉक के ऊपर हमेशा मटेरियल इकट्ठा करके रखा रहेगा जो रॉक को ढक के रखेगा, कवर करके रखेगा। क्योंकि वो कवर करके रखेगा तो इट विल नॉट अलाउ फर्दर वेदरिंग ऑफ द रॉक। तो मींस इफ द स्लोप एंगल इज मोर, इफ द टोपोग्राफी इज हिली, तो वी कुड सी वेदरिंग एक्सेलरेट हो जाती है। साइमल्टेनियसली इफ द लैंडफॉर्म इज हैविंग अंडुलेटिंग प्लेन्स, इट इज हैविंग लेस स्लोप, वहां पे वेदरिंग स्लो हो जाती है, डिपोजिशनल वर्क होता है रेदर देन इरोजनल। जहां पे मास मूवमेंट होगी, इरोजन काम करेंगे, वहां पे वेदरिंग फास्ट हो जाती है। मास मूवमेंट एंड इरोजन आर मोर फ्रीक्वेंट इन दी हाई स्लोप एरियाज लाइक हिमालयाज। इसलिए हिमालयाज एग्जांपल जब भी आप कोट करोगे, इंडिया का कोट करोगे, इसलिए हिमालयाज की डेन्यूडेशन फास्ट होगी एज कंपेयर टू द डेन्यूडेशन ऑफ अरावलीज, बिकॉज इन अरावलीज द स्लोप इज लेस नाउ, इन दी वेस्टर्न घाट द स्लोप इज लेस नाउ। एग्जांपल कैसे कोट करोगे इंडिया के? आप बोलोगे, एक बार यूपीएससी ने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा। यूपीएससी कहता है व्हाई देयर इज मोर लैंडस्लाइड इन वेस्टर्न घाट देन हिमालयास, व्हाई? तो आप देखोगे लैंडस्लाइड मींस मास मूवमेंट, तो मास मूवमेंट का मतलब है कि अगर लेट्स टेक दिस एग्जांपल, दीज आर हिमालयास एंड दिस इज वेस्टर्न घाट, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। इस केस में अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि यहां पे लैंडस्लाइड ज्यादा है, मास मूवमेंट ज्यादा है। क्यों? फैक्टर्स क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स पहला, तो नेचर ऑफ द रॉक विल डिटरमाइन मास मूवमेंट ऑल्सो एंड वेदरिंग ऑल्सो। तो सेडिमेंट्री रॉक जल्दी टूटती है पानी में, अभी आपको पता है, तो पानी में जल्दी टूटती है तो जल्दी पहाड़ खिसक के आ जाएंगे, जैसे आपके हिमाचल के अंदर आते हैं। शिवालिक सेडिमेंट्री रॉक अनकंसोलिडेटेड, शिवालिक मैंने समझाया जीएस में, वैसे ही अनकंसोलिडेटेड है, ज्यादातर लैंडस्लाइड यहीं पर ही आएंगे। तो मींस शिवालिक क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक है, यहां लैंडस्लाइड होने की संभावनाएं ज्यादा है एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट, क्योंकि ये तो इग्नियस है डेक्कन प्लेटू के, ये तो जल्दी टूटेंगे ही नहीं। सेकेंडली हिमालयाज आर हैविंग हाई स्लोप एंगल, हाई स्लोप एंगल, तो हाई स्लोप एंगल में जल्दी रोल डाउन होना इजी होता है एज कंपेयर टू माउंटेन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स। तो यहां पे स्लोप इज लेस, स्लोप इज लेस। तो दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स वी कुड सी कि यहां पे अदर फैक्टर और है, डिफॉरेस्टेशन है, एंथ्रोपोजेनिक है, प्राइमली जो क्लाइमेटिक ड्रिवन में मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, फिजिकल वेदरिंग के कॉजेस बता रहा हूं। तो क्योंकि स्लोप एंगल डिटरमाइन करेगा वेदरिंग के रेट को, तो हिमालयाज की वेदरिंग तेज होगी एज कंपेयर टू वेदरिंग ऑफ अरावलीज। अरावलीज में तो स्लोप एंगल माउंटेन्स विल बी लाइक दिस, इन हिमालयाज माउंटेन विल बी लाइक दिस। तो इफ माउंटेन्स आर लाइक दिस, द रेट ऑफ इरोजन इज मोर as compared to here, where rate of erosion will be less in Aravallis as compared to Himalayas. तो this is the difference. ठीक है, आपको दिख रहा है? अब आप देखो अरावलीज, इसलिए आपने एग्जाम्पल के थ्रू देखो, आपने हिमाचल के अंदर एग्जाम्पल लिखे, एग्जामिनर ने खुश होकर आपको बढ़िया मार्क्स देने, क्योंकि it has been articulated that your conceptual understanding is in coherence with the observation you have taken in your particular state. तो आपने जो ऑब्जर्व किया उसी को लिखित तौर पे लिख दिया। डन है जी? तो इस तरह से हम फैक्टर्स ऑफ वेदरिंग को देखेंगे कि भैया कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा जी, अब लास्ट पार्ट इज योर फ्लोरल इफेक्ट। फ्लोरल इफेक्ट एज आई ऑलरेडी मेंशन,
कि because of the roots of the plants or trees we could see they can penetrate into big rocks। और आपने हिमाचल के अंदर बहुत देखा भी होगा, बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से पाइन्स और देवदार की और रोडोडेंड्रॉन की रूट्स जाके उसको तोड़ रही होती है। तो बिकॉज ऑफ द फ्लोरल इम्पैक्ट the weathering has been taken place। if there will be no flora on the rock तो weathering slow हो जाएगी, deaccelerate हो जाएगी। क्लियर? तो these are the four factors which determine the nature of weathering, the pace of weathering। तो ये चार फैक्टर क्या डिटरमाइन करेंगे? नेचर कैसे कि यही तो वो फैक्टर हैं जो डिटरमाइन कर रहे हैं कि फिजिकल होगी, केमिकल होगी कि बायोटिक होगी। तो नेचर ऑफ द वेदरिंग एंड योर pace of the weathering has been determined by these four set of factors। all right, चलिए जी। अब फिजिकल वेदरिंग में ही सी this keyboard is behaving absurdly, now it's not moving at all, just hold up। देखिए अब फिजिकल वेदरिंग को समझिए। अब फिजिकल वेदरिंग के केस में हमने 3 एग्जांपल लेने हैं, ठीक है, मैंने जीएस में भी पढ़ाए थे। एक है जी ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, एक है ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन, एक से एक्सफोलिएशन। ये 3 टाइप की फिजिकल वेदरिंग है। फिजिकल वेदरिंग का मतलब है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, वर्ड यूज होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। मैकेनिकल मींस मेजरली फिजिकल वेदरिंग इज ड्रिवन बाय, आपको बातें बताई थी मैंने, इट हैज बीन ड्रिवन बाय टेम्परेचर, इट हैज बीन ड्रिवन बाय वाटर, और टेम्परेचर ही वाटर के कूलिंग और उसके लिक्विड स्टेट को गवर्न करता है। और थर्ड पार्ट इज योर एक्सफोलिएशन, मींस बेसिकली लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ अ रॉक इज आल्सो ड्राइविंग द नेचर ऑफ द वेदरिंग। तो ये 3 पार्ट हम फिजिकल वेदरिंग में पढ़ते हैं। विद एग्जांपल समझेंगे। ब्लॉक वेदरिंग में हम बोलते हैं, ब्लॉक वेदरिंग में 2 एग्जांपल लेते हैं। सेडिमेंट्री रॉक, मैंने बोला था वेदरिंग में कौन सा इंपॉर्टेंट है, योर क्लाइमेट एंड योर रॉक टाइप। तो ये डिटरमाइन करेंगे किस प्रकार की वेदरिंग कहां पे होगी। तो व्हेन इट कम्स टू सेडिमेंट्री रॉक विदस्टैंड हार्श क्लाइमेट। हार्श क्लाइमेट इट कैन विदस्टैंड, हार्श क्लाइमेट का मतलब है वेरी कोल्ड या वेरी हॉट, इट कुड विदस्टैंड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट कैन नॉट विदस्टैंड वाटर। व्हेन water will be spilled over these kind of rocks, we could see it could develop cracks when the climate is cold। तो means sedimentary rock, और अगर climate cold नहीं भी है, if the sedimentary rock is having calcium in it, तो we could see chemical weathering could take place, we could see rusting could occur। तो means कि अगर sedimentary rock है तो उसमें पानी पड़ जाएगा तो वो किसी भी प्रकार से रिएक्ट कर सकती है डिपेंडिंग नेचर ऑफ द रॉक। तो इसके एग्जाम्पल मैंने कोट किए हुए हैं कि अगर आपके कोल्ड क्लाइमेट में सेडिमेंट्री रॉक में पानी पड़ गया तो इट विल डेवलप क्रैक्स। बट इन केस ऑफ इग्नियस रॉक, अब इग्नियस रॉक कैन विदस्टैंड वाटर डिपेंडिंग इग्नियस रॉक का कॉम्पोजिशन क्या है। एक इंडिया का केस लेते हैं। अगर मेटामॉर्फिक रॉक इंडिया में मैंने आपको पढ़ा है, इंडिया में मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, नीज है और शिस्ट है। इन मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर आयरन रखा हुआ था, क्योंकि आयरन रखा था और ये ट्रॉपिकल लैंड था जहां पानी गिरता था, तो यहां पे आयरन की क्या हुई, ऑक्सीडेशन, और यहां रॉक की हो गई रस्टिंग और वेदरिंग, जिसकी वजह से आपकी रेड सॉइल शेप में आई, रेड सॉइल। तो दिस इज द थिंग। तो आप क्या करेंगे कि बताएंगे कि इग्नियस रॉक भी रस्ट से, अगर इग्नियस रॉक के अंदर लोहा रखा है, आयरन रखा है, इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन। ऑलराइट, इन केस ऑफ अगर इसके अंदर क्लेई सब्सटेंस है इग्नियस रॉक के अंदर, तो इट कैन अंडरगो द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। ऑलराइट, तो इग्नियस रॉक भी रिएक्ट कर जाती है पानी के साथ, प्रोवाइडेड इग्नियस रॉक, नेचर ऑफ द रॉक बनी किससे है, इग्नियस है कि सेडिमेंट्री है। दूसरा, केमिकल कौन सा है रॉक के अंदर, अगर केमिकल कैन रिएक्ट विद वाटर, इग्नियस रॉक कैन नॉट विदस्टैंड वाटर। अगर उसका सिलिका कंटेंट है, आपको जैसे कल मैंने बताया, अगर वो रियोलाइट है तो वो विदस्टैंड कर जाएगा। अगर उसके अंदर मैग्नीशियम है, अगर उसके अंदर आयरन है, तो इट विल रिएक्ट विद वाटर नाउ। ऑलराइट, अगर इस रॉक के अंदर अगर कोल्ड क्लाइमेट में पड़ी है तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये हॉट क्लाइमेट में पड़ी है, इट कैन अंडरगो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। मैंने बताया था रेगुलर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्रैक्स में डेवलप, फ्रैक्चर्स में डेवलप एंड इट विल समडे ब्रेक डाउन।
तो मींस इग्नियस रॉक में पानी पड़ गया, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसके केमिकल ऐसा है कि उसके अंदर कॉम्पोजिशन ऐसा है कि उसमें कोई वाटर रिएक्टिंग सब्सटेंस नहीं है। तो मैं बार बार इसलिए क्यों बता रहा हूं, आप डिटेल में लिख पाओगे पेपर के अंदर, आपको बहुत नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अगर मेरी बात को ध्यान रख लोगे तो यही लिख लोगे, विद एग्जाम्पल लिख लोगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर लाइक्स योर रॉ लैंग्वेज, इट डज नॉट, ही और शी डज नॉट लाइक्स कि आप बुकिश भाषा लिखो, आप अपनी शब्दावली लिखो, अपनी भाषा लिखो, कन्वे कर दो आइडिया को और एग्जाम्पल कोट कर दो, दे विल अप्रिशिएट इट। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू एक्सप्लेन दीज काइंड ऑफ रॉक्स एंड दीज काइंड ऑफ वेदरिंग। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक ब्लॉक में टूट जाएगी अगर वो कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट में रखी है। इग्नियस रॉक टूट जाएगी अगर वो ड्राई क्लाइमेट के ऊपर रखी हुई है। तो इग्नियस रॉक ड्राई क्लाइमेट, ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट में टूट जाएगी, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। दूसरा टाइप का डिसइंटीग्रेशन है जिसको हम पढ़ते हैं, दैट इज योर, दिस इज हाउ ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन एक्ट, कि ब्लॉक की तरह रॉक दो पार्ट में टूट गई। तो ये क्या है कि दिस मे बी योर कोल्ड क्लाइमेट। ऑलराइट, देखो दूसरा टाइप का डिसइंटीग्रेशन है ग्रैनुलर। ग्रैनुलर का अर्थ है कि अगर रॉक्स ग्रेन वाइज टूट गई, एक इग्नियस रॉक है और ये इग्नियस रॉक ड्राई क्लाइमेट में रखी हुई है, ड्राई क्लाइमेट के साथ साथ यहां पे आप देखोगे कि ड्राई है और काफी हॉट क्लाइमेट है, ऐसे टाइप में हर पार्टिकल, इग्नियस रॉक है विच इज क्लोजली पैक्ड, इग्नियस रॉक का पार्टिकल साइज एक्सपैंड होगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो रेगुलर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से इस पार्टिकल साइज का ये जो ग्रेन है, अगर इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक भी हो सकती है, अगर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ग्रेन्स का कलर अलग अलग है, तो दिस टाइप ऑफ वेदरिंग अकर्स इन कलरफुल रॉक्स। कलरफुल रॉक्स इसलिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स का डिफरेंट कलर है, हर ग्रेन की, हर कलर की हीट को एब्जॉर्व करने की क्षमता अलग है। ब्लैक विल एब्जॉर्व मोर हीट, व्हाइट विल नॉट एब्जॉर्व दैट मच ऑफ हीट। क्योंकि ब्लैक विल एब्जॉर्व मोर हीट तो इट विल एक्सपैंड डिफरेंटली एज कंपेयर टू द व्हाइट ग्रेन। तो डार्क रॉक के, डार्क ग्रेन के एक्सपेंशन ज्यादा होंगे, क्योंकि उनके एक्सपेंशन ज्यादा है, इसकी वजह से वो पर्टिकुलर ग्रेन थोड़ा सा बाकी ग्रेन के कंपैरेटिवली लूज हो जाएगा। क्योंकि ये लूज हो जाएगा तो ये यहां से टूट के गिर जाएगा, एंड दिस फॉर्म ऑफ वेदरिंग वेयर सिंगल ग्रेन इज फॉलिंग आउट ऑफ द रॉक, this kind of weathering is known as granular weathering, grain wise weathering, and it has been exhibited in the hot climate when rock is made up of multiple grain. This kind of weathering occurs. क्लियर? तो इस तरह की वेदरिंग को ग्रैनुलर वेदरिंग कहेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है? हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, एंड रॉक हैज टू बी वेरी हार्ड रॉक विद हाई डेंसिटी, एंड रॉक हैज टू बी मल्टी कलर्ड रॉक। ग्रेन आर सपोज टू बी ऑफ वेरियस कलर्स। ऑलराइट, this kind of physical weathering is granular disintegration. Third type of weathering, see, this is how rock will appear after granular disintegration. Slowly the grains are falling out of the rock. All right, so this kind of weathering is in the hot and dry climate. The rock required is igneous, or perhaps it could be metamorphic, but the density should be very high. Moreover, we could have various colors of grain has to be there. So in this rock you could see white and black colors are there. So black will absorb more heat, it will expand more, it will contract more, and in this way black grains will fall down and rock will become loose someday. अब वेदरिंग के अंदर क्या होता है, कोई भी वेदरिंग प्योर नहीं होती। प्योर का मतलब है अगर एक पत्थर आपने डेजर्ट में रख दिया और वो इग्नियस है, तो आवश्यक नहीं है वो केवल ग्रैनुलर बने, हो सकता है वो ब्लॉक भी की तरह भी टूट रहा हो और साइमल्टेनियसली ग्रेन की तरह भी टूट रहा हो। अब डेजर्ट का मतलब ऐसा तो है नहीं कि पूरे जीवन में बारिश नहीं होगी, कभी बरसात का मौसम भी आएगा, चाहे 4 दिन का है, 4 दिन की बारिश से भी तो उसके अंदर पानी जाएगा और उसकी वजह से भी रॉक थोड़ी सी केमिकली करोड हो जाएगी। तो मींस एक ही रॉक पे आपकी डिफरेंट वेदरिंग काम करती है, तो प्योरेस्ट वेदरिंग नहीं होती। कहीं पे फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हो रहा होता है किसी सीजन में केमिकल डिसइंटीग्रेशन हो रहा होता है। क्लियर? तो मींस ऐसा नहीं कि आप बोलो 100% हाँ भैया ये मिट्टी जो बनी है ये फिजिकल डिसइंटीग्रेशन के कारण बनी, इसमें केमिकल का कोई रोल नहीं था। कभी तो बारिश हुई होगी और कभी वहां गर्मी भी होगी। मोर ओवर यू कुड सी द फिनोमिना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इंडिया के अंदर पेनिनसुलर प्लेट्यू में वी कुड सी देयर आर ट्रेसेस ऑफ ग्लेशियर मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स in the peninsular India where climate is tropical. So we could realize after the theory of Wegener, India has been moved from South Pole
And once India, Antarctica, Australia, South Africa were the single landmass, and they have migrated, and India has migrated in the northern part. तो उसकी वजह से समवेयर इसी पेनिनसुलर इंडिया में जहां आज आप देखते हो फिजिकल वेदरिंग या टेम्परेचर इज प्लेइंग इट्स रोल, समवेयर इस क्लाइमेट में कोल्ड क्लाइमेट भी रहा होगा और ग्लेशियर्स ने भी वेदरिंग करी होगी. We could see in the case of करेवाज ऑफ श्रीनगर कि जहां पे कभी प्लिस्टोसिन आइस एज भी काम करती है. तो मींस with the changing season and with the continental, with the impact of change in season and drifting of the continent, we could see nature of weathering also get changed. तो इसलिए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वेदरिंग नहीं मिलता. या तो मौसम बदल जाएगा, या सीजन बदल जाएगा, या आपका कॉन्टिनेंट उठ के ट्रॉपिकल से टेम्परेट में चला जाएगा. आपकी रॉक्स के ऊपर होने वाला इंपैक्ट पूरी तरह से बदल गया. किसी जमाने में वहां पे डेजर्ट के द्वारा, विंड के द्वारा वेदरिंग हो रही थी और आज वहां पानी के द्वारा वेदरिंग हो रही. तो इट हैज आल्सो बीन सीन. इसी को जियोमॉर्फोलॉजी में आपकी समिंद्र सिंह ने एक शब्द लिखा हुआ है जिसको मैं बाद में भी पढ़ाऊंगा, पैलिम्सेस्ट टोपोग्राफी. पैलिम्सेस्ट, पैलिम्सेस्ट का मतलब है कि आज के लैंडफॉर्म्स जिनको देख के आपको लगता है अच्छा यहां नदियां चल रही होंगी, हो सकता है यहां कभी डेजर्ट रहा. ऑलराइट, तो मींस थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग. वी कुड नॉट come to the conclusion by viewing just by superficially looking at the things. हमने उसके डीप ऑब्जर्वेशन के बारे में देखना है कि कैसे लैंडफॉर्म पे डिफरेंट प्रोसेस, वर्ड याद रखो, डिफरेंट प्रोसेस ने डिफरेंट टाइम पे रोल प्ले किया. पेनिनसुलर एग्जांपल है कि कभी यहां ग्लेशियर्स चला करते थे, आज यहां नदियां चला करती हैं. आपके सहारा डेजर्ट में कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये एक फ्लरिशिंग एरिया था, आज यहां सूखा पड़ चुका है. जहां श्रीनगर के करेवाज में सैफरन की कल्टीवेशन है, एक जमाना वो भी था जब प्लेस्टोसिन आइस एज में यहां ग्लेशियर्स रखे हुए थे. प्रेरीज के ग्रासलैंड जो आज ओपन फॉर, जिनको वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, एक दौर वो भी था जब ये आइस के अंडर थे. ये आइस के साथ साथ बहुत लंबे समय तक पानी के नीचे भी रहे हैं. इसलिए गल्फ ऑफ मैक्सिको, अलास्का और या टेक्सास आर फ्लोटिंग ऑन दी ऑयल्स. ऐसा माना जाता है यहां बहुत ऑयल है यूएसए. Alright, तो इस तरह से we could see different processes has taken place over a different period of time. तो ये सब जो है डिसइंटीग्रेशन, वेदरिंग, केमिकल, ये सब बदलता रहेगा. क्लियर? चलिए जी, लास्ट पार्ट ऑफ फिजिकल वेदरिंग इज योर एक्सफोलिएशन. एक्सफोलिएशन का मतलब है रॉक का टूट जाना अचानक से, उसकी पूरी लेयर टूट के गिर गई. जैसे हम पीलिंग ऑफ द अनियन करते हैं, पीलिंग ऑफ द ऑरेंजेस करते हैं, वी जस्ट रिमूव अ कंप्लीट लेयर. This kind of weathering, जब physical removal of a complete layer होता है, this nature of weathering has been called as exfoliation. This exfoliation can occur because of two factors. Sometimes it has been occurred because of the temperature, and sometimes it has been observed this exfoliation is because of the removal of superincumbent. Word is superincumbent, means ऊपर रखा हुआ भार. रिमूवल ऑफ अ सुपर इनकम्बेंट लोड. ये क्या होता है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लीजिए छोटा नागपुर प्लेटू यहां सबसे अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, कभी बहुत पुराने समय में मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक का बना था. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद यहाँ पे ग्लेशियर्स ने भी काम किया. नदियां, गोदावरी चल रही है कब से कृष्णा रिवर्स चल रही है, कब से महानदी चल रही है. इन्होंने धीरे धीरे इन रॉक्स को रिमूव कर दिया, ऊपर से सॉइल को हटा दिया, रॉक्स को वेदर कर दिया. आज नीचे वाली सॉइल, आज नीचे वाली रॉक एक्सपोज हो गई, उसके ऊपर से इतना सारा मटेरियल हट गया. क्योंकि नीचे वाली रॉक एक्सपोज हो गई, उसके ऊपर रखा हुआ मटेरियल हट गया, तो रॉक पहले दबी हुई महसूस करती थी क्योंकि उसके ऊपर इतना लोड था. आज अचानक से उसका धीरे धीरे लोड ग्रेजुअली रिमूव हो गया, एंड रॉक हैज एक्सपेंडेड लाइक एनीथिंग, एंड इट हैज ट्राइड टू रिगेन इट्स शेप. Or in the process of regaining its shape, in the process of, because of the removal of the superincumbent load and because of abrupt expansion of the rock, we could see exfoliation took place और top की layer एकदम से crack पड़ के टूट गई. और in this way, because of the removal of superincumbent load, we could see mechanical fracturing has taken place, peeling of the layer has taken place. Alright, similarly we could see temperature is also playing a role. How? In the desert area,
इन द डेजर्ट एरिया एज आई हैव मेंशन्ड, इग्नियस रॉक, जैसे रॉक के लिए मैंने एक आपको जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ाया, मैंने बोला अर्थ के बॉटम में द टेम्परेचर इज 5700 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द कोर इज हैविंग 5700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बट वी कुड नॉट एक्सपीरियंस दिस टेम्परेचर ऑन द क्रस्ट। 6500 किलोमीटर का ही तो सफर था, ये ट्रेवल कर जाता मिलियंस ऑफ ईयर्स में टेम्परेचर, लेकिन नहीं कर पाता बिकॉज रॉक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिंस दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो हम देखते हैं ये हीट को रॉक अंदर तक माइग्रेट नहीं करती। एग्जाम्पल ले लो इस रॉक का, इस रॉक के बाहर जो टेम्परेचर है, रॉक के अंदर वो टेम्परेचर नहीं होगा, बिकॉज रॉक विल नेवर अलाउ हीट टू पेनिट्रेट। सिंस the temperature change of the rock will, the layer which is responding to the temperature is just the outer layer which is experiencing the temperature। outer layer ही है जो टेम्परेचर को एक्सपीरियंस कर रही है। और जो इग्नियस रॉक, एज वी कुड नो, इग्नियस रॉक में ज्यादा क्षमता नहीं होती एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को एब्जॉर्व करने की, तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द रॉक विल इंक्रीज, the outer volume layer of the rock will increase its volume, and with the decrease in temperature it will contract। तो gradual, तो आप देखोगे continuous expansion and contraction of the outer layer will cause the loosening of the outer layer, and someday it will fall down like we peel out the onion। वो लूज होके बाहर की पूरी लेयर एक पील की तरह उतर के गिर जाएगी। इस तरह से हम देखते हैं एक्सफोलिएशन में टेम्परेचर भी रोल प्ले करता है, बट द नेचर ऑफ रॉक हैज टू बी इग्नियस और मेटामॉर्फिक, मींस हाई डेंसिटी हैज टू बी देयर व्हिच कुड नॉट अकोमोडेट, द फैक्टर इज इट शुड नॉट अलाउ रॉक पार्टिकल टू अकोमोडेट दैट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो दिस हैज टू बी द केस। क्लियर है ये वाला फंडा? तो हम देखते हैं एक्सफोलिएशन कुछ इस तरह से आपका काम करेगा। ऑलराइट, तो हम देखते हैं एक्सफोलिएशन दो कारण से होता है, एक टेम्परेचर के कारण से, एक रिमूवल ऑफ द सुपर इनकम्बेंट लोड, एंड दिस रिमूवल ऑफ द सुपर इनकम्बेंट लोड इज बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ इरोजन, एंड दिस एक्सफोलिएशन अकर्स लाइक इन केस ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। Similarly, in the case of high temperature, we could see when the climate is hot and dry and the rock is of high density like metamorphic and the igneous rock, and because since rock could not accommodate the expansion and contraction and rock are bad conductor of heat, then the outer layer is the one who is suffering the most. Since it is suffering the most with the passage of time, the outer layer will peeled off from the original rock and it will fall down like we peel off the onion। In this way, this nature of weathering is physical weathering, mechanical fracturing, mechanical weathering। ऑलराइट, तो ये प्रोसेस है आपका एक्सफोलिएशन का। क्लियर? तो तीन प्रकार की हम वेदरिंग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन पढ़ा ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू वाटर। हमने ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन के साथ हमने ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन पढ़ा, जिसमें हमने बोला हाई डेंसिटी हैज टू बी देयर एंड द रॉक शुड बी ऑफ मल्टी कलर एंड द क्लाइमेट हैज टू बी हॉट एंड वार्म। एक्सफोलिएशन कई बार मैं बताता हूं एक और तरीके से भी हो जाता है। समटाइम व्हाट हैपेंस, थार डेजर्ट का एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला कोई भी वेदरिंग जो है प्योर नहीं है। एक्सफोलिएशन कई बार क्या होता है, ब्लास्ट, इट इज अ ब्लास्टिंग ऑफ द रॉक, कि बाहर की लेयर ब्लास्ट होके गिर गई, ऐसा हो जाता है। क्यों होता क्या है, बहुत गर्मी पड़ी, भीषण गर्मी है, 6 महीने की गर्मी के बाद आज अचानक से रॉक हैज एक्सपीरियंस्ड द स्प्लैश ऑफ वाटर, द स्प्लैश ऑफ रेनफॉल। अभी रॉक तप रही थी, अचानक से पानी गिर गया उसके ऊपर और ठंडा हो गया रॉक, एकदम से अचानक से टेम्परेचर चेंज, कि तपती हुई रॉक पे पानी गिर गया। मींस रॉक हैज ट्राइड टू कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ द कूल फॉलिंग वाटर ऑफ द रेन, और अचानक से एक्सपेंडेड रॉक के ऊपर पानी गिर गया। तो जैसे आप देखोगे तवे पे आप पानी के छींटे मारो, भाप भर के उठता है और एक आवाज आती है। ऐसे ही रॉक के ऊपर अगर बारिश का छींटा अचानक से गिरेगा और गर्म रॉक रही होगी तो इट विल एक्सप्लोड, और ये एक्सफोलिएशन, बाहर वाली लेयर एकदम से टूट के गिर जाएगी, एक्सफोलिएशन। तो कोई भी वेदरिंग प्योर नहीं है। समटाइम एक्सफोलिएशन डू अकर लाइक दिस आल्सो। क्लियर है? तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट एजेंट्स जो कि बाहर से काम कर रहे हैं, दे कॉज फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स। डन है जी। सेकेंड वेरिएंट देखते हैं केमिकल।
केमिकल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सॉल्यूशन या कार्बोनेशन एक प्रोसेस है। इसके अंदर अगर रॉक के अंदर कैल्शियम रखा हुआ है तो कैल्शियम क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा अंडर, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। जैसे हमारा चूना होता है, पेंट करते हैं ना, पेंट में क्या लाते हैं, कैल्शियम, चूना, लाइमस्टोन, उसको मिलाते हैं और दीवार पे लगा देते हैं, तो वो क्या है, सॉल्यूशन। तो इस तरह से अगर चूने का पत्थर होगा, पहाड़ होगा, रॉक होगा, उस पर पानी डालोगे तो वो घुल के कहीं निकल जाएगा, तो सॉल्यूशन विल अकर। तो केमिकल वेदरिंग, बिकॉज अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। सिमिलरली हाइड्रेशन इज देयर। हाइड्रेशन मींस पानी के इंपैक्ट में रॉक एक्सपैंड कर गई, पानी के इंपैक्ट में रॉक कॉन्ट्रैक्ट, एब्सेंस में रॉक कॉन्ट्रैक्ट कर गई। ऐसे टाइम पे जो क्लेई रॉक होगी, जो पानी को एब्जॉर्ब और एक्सपैंड, पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखेगी, एक्सपैंड करेगी, ऐसी रॉक भी केमिकली टूट जाएगी। एक टाइप की टूटना है ऑक्सीडेशन, जैसे हमारे नीज और शिस्ट ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक का हुआ है हमारे पेनिनसुलर प्लेटू में, जिससे हमारी रेड सॉइल शेप में आई है। दिस काइंड ऑफ वेदरिंग इज ऑक्सीडेशन। तो ये भी एक वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग। तो मींस केमिकल वेदरिंग होगी अगर आपके रॉक के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस रखा है जो वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो रस्टिंग, रेड सॉइल आर बिकॉज ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन इन दिस सॉइल। क्लियर। तो ये 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस हैं, आपके पास नोट्स हैं, आपने पहले भी मेरे साथ पढ़ा। क्लियर। थर्ड वेरिएंट ऑफ वेदरिंग इज योर बायोटिक। ये भी हम देख चुके हैं। फ्लोरल, इसमें से एक बताया कि फ्लोरल की वजह से 2 प्रकार की वेदरिंग होती है। या तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होगा बिकॉज ऑफ द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, या केमिकल वेदरिंग होगी अगर जो प्लांट मर गया है, जो पत्ता मर गया है, जो पेड़ मर गया है, उसमें बैक्टीरिया ने काम किया। तो मींस प्लांट विल प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपोनेंट जिस पे बैक्टीरिया एक्ट करता है। फ्लोरल वेदरिंग भी इसी तरह, फॉनल वेदरिंग भी कुछ इस तरह से ही काम करती है कि अगर प्रेरीज के डॉग, या आपके एग्जांपल ले लेते फॉक्सेस, ये लोग जो लगातार बोरोइंग करते रहते हैं, जो रैबिट बोरोइंग करते रहते हैं, ये रॉक्स को तोड़ते रहते हैं, तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन कर रहे हैं, फिजिकल वेदरिंग कर रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार से ये एनिमल मर जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक्ट कर रहे हैं, ये भी तो रॉक्स को तोड़ते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मटेरियल को केमिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि ये केमिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो यही तो हैं जो केमिकल वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वेदरिंग करते हैं। एंथ्रोपोजेनिक, अगर मैंने कालका शिमला हाईवे बनाया तो मैंने क्रेन से पत्थरों को तोड़ा, तो मैंने क्या करी, वेदरिंग करी फिजिकल। क्यों? क्योंकि मेरे को इंफ्रा बनाना था। इंफ्रा, अगर मेरे को पंजाब में पत्थरों को काट के हमारे खेत बनाने पड़े और वहां पे हमने खेती करी है, पहाड़ों में स्टेप फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग करी है, तो उस टाइप से हमने फिजिकल वेदरिंग करी है पहाड़ों की। हमने केमिकल वेदरिंग करी है, अगर केमिकल डाल के डीकंपोज किया है धीरे धीरे रॉक्स को, वो डीकंपोजिशन हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से रिलेटेड हो सकता है, हमारी किसी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से भी रिलेटेड हो सकता है, जिसमें हम केमिकल्स जो हैं ग्राउंड वाटर में या लैंड के ऊपर डिस्पोज कर देते हैं, तो वहां पर भी वेदरिंग हो रही है। तो इन दिस वे these 3 component, be it flora, fauna and anthropogenic factors, contribute in the disintegration or the decomposition of the rock. And quote example from India, in this also quote example from India, कि थार डेजर्ट में केमिकल वेदरिंग नहीं होगी क्योंकि वहां फ्लोरा फौना नहीं है। थार डेजर्ट में आपकी मेजरली फिजिकल वेदरिंग पॉसिबल है, ठीक है। बायोटिक वेदरिंग थार डेजर्ट में नहीं है क्योंकि वहां ना फ्लोरा है ना फौना है। फ्लोरा एंड फौना आपके हिमाचल में ज्यादा है, तो आप बोलोगे हिमाचल के जो पहाड़ टूट रहे हैं, इसमें आपके ट्रीज का भी, प्लांट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसमें फौना का भी योगदान है। क्योंकि ट्रीज, जैसे आपके शिमला में, कुल्लू में, अगर आपके टेम्परेट, जब सॉइल फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी एग्जांपल कोट करते हैं कि जो इस तरह के देवदार का पेड़ है, पाइन का पेड़ है, जब इनके पत्तियां गिरती हैं तो इनमें एक वैक्स की कोटिंग होती है जो पत्तियों को स्नो से बचाता है और स्नो को डिपॉजिट नहीं होने देता, तो वो वैक्स इन स्नो को नीचे की तरफ स्लाइड करता है, इसलिए नीडल लाइक ट्रीज होती हैं। ट्रीज, चार्ल्स डार्विन कहता है हर स्पीशीज अपने को बचाती है, तो एनवायरमेंट की वजह से ट्रीज को नुकसान ना हो जाए, ट्रीज ने अपनी पत्तियों को नीडल लाइक कर दिया कि वहां से इजीली आपकी स्नो स्लाइड होके गिर सके। ऑलराइट, क्योंकि स्नो पत्तियों को खराब कर देगा, वैक्स कोटेड होती है।
ऐसी ट्री, ऐसी लीफ अगर जमीन में गिरेगी और इस पे बायोकेमिकल वर्क करेंगे, बैक्टीरिया काम करेंगे, तो इससे जो रसायन रिसेंगे, जो ऑर्गेनिक एसिड निकलेगा, वो खतरनाक होगा रॉक्स के लिए, क्योंकि उसमें एसिड बहुत हाई होगा। ऐसे वैक्स के अंदर हाई एसिड है, तो यही है जो हिमालयास की वेदरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इन केस ऑफ फ्लोरा यू विल कोट, इन द केस ऑफ फौना एंड फ्लोरा आप बताओगे, क्योंकि ट्रीज नीडल लाइक ट्रीज हैं, नीडल लाइक लीव्स हैं जिनमें वैक्स कोटेड है, इन पे जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करेंगे तो वो ऐसे एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं, जो रॉक्स को करोड करते हैं। तो केमिकल वेदरिंग भी हिमालयास का एग्जाम्पल है। आप इंडिया के एग्जाम्पल कोट करते हुए हिमाचल के कोट कीजिए। तभी मैं कह रहा हूं कि लिंक पेपर 1 विद द पेपर 2, कोट एग्जांपल फ्रॉम इंडिया एंड हिमाचल। ऑलराइट, तो एग्जामिनर विल अप्रिशिएट योर अप्रोच। तो इस तरह आप एंथ्रोपोजेनिक समझाएंगे तो कोट एग्जांपल आप बताओगे कि अटल टनल बनी, आप बताओगे कि किन्नौर के अंदर लैंडस्लाइड हुई और वेदरिंग हुई, आप बताओगे कालका शिमला हाईवे पे जो है इतनी ज्यादा लैंडस्लाइड क्यों होते हैं, तो मास मूवमेंट में भी आएगा। तो इन दिस वे हम वेदरिंग को समझेंगे विद प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। क्लियर? आप अपने एग्जाम्पल और बढ़ाते चलिए, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं उसको अपना बना लीजिए बाय कोटिंग योर ओन ऑब्जर्वेशन। लोकल अपने एग्जांपल तैयार रखिए, जिस भी जगह में रहते हैं वहां के एग्जांपल याद रखिए। क्लियर है? अब हम देखते हैं अब ऑप्शनल लेवल पे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग, व्हाट इफ देयर वुड बी नो वेदरिंग। तो हम बोलते हैं वेदरिंग क्यों जरूरी है, क्या उसके महत्व है। हम बोलेंगे वेदरिंग जो है ये रॉक वेस्ट बनाता है, वेदरिंग ही तो है जो सॉइल बनाता है। So we need soil for different purposes. One of the is we need soil for forest and agriculture. तो मीन्स आपके प्लांट को जन्म लेने के लिए सॉइल का जन्म लेना जरूरी है। तो मीन्स वी नीड सॉइल, क्योंकि वी नीड प्लांट, प्लांट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन, प्लांट आर हैविंग देयर एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, तो दैट्स व्हाई वी नीड वेदरिंग। तो आप देखो कैसे हमने कोरिलेट करना है। वी नीड टू कोरिलेट वेदरिंग विद योर इकोनॉमिक एक्टिविटी, with your environment and ecological significance. Alright, तो इसलिए क्योंकि वेदरिंग से सॉइल और रॉक वेस्ट बनता है, we need weathering. Their weathering contribute in the evolution of landform. जहां आज हिमालयाज हैं वो कभी टूट के, ये जो वेदरिंग है इन्होंने ही तो जियोसिंक्लाइंस बनाए को भर के, टेथिस जियोसिंक्लाइन को भर के ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया बनाया है। तो एवोल्यूशन किया है लैंडफॉर्म्स का इन वेदरिंग ने ही। यही वेदरिंग है, जैसे हम जब मैं आगे आपको लैंडफॉर्म्स पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा किसी दिन हिमालय छोटे रह जाएंगे और प्लेन्स बड़े हो जाएंगे। मेरे पीछे देखिए क्यों, क्योंकि लगातार हिमालय से, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड टोपोग्राफी, जहां पहाड़ था वहां प्लेन हो गया, जहां प्लेन था वहां हाईलैंड बन गया। एग्जाम्पल देखो, विंध्याचल हाईलैंड ने बघेलखंड और आपका जो बुंदेलखंड प्लेट्यू है वो इसी तरह से बने हैं कि वहां पे लगातार मिलियंस ऑफ ईयर्स तक यमुना की ट्रिब्यूटरीज ने डिपोजिशन किया है, सिंध, केन, बेटवा, इन रिवर्स ने, चंबल रिवर्स ने डिपोजिशन किया है और वहां पे प्लेट्यूइक पठारी क्षेत्र बना दिया। तो एवोल्यूशन, लैंडफॉर्म्स बदल डाले वेदरिंग ने। वेदरिंग था तो वेस्ट, रॉक वेस्ट था, रॉक वेस्ट था तो वो कहीं ना कहीं से मास मूवमेंट हुई तो उसी की वजह से फिर आपका इन फ्यूचर जो है लैंडफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन हुआ। वेदरिंग को आप कोरिलेट कर सकते हो लैंडस्लाइड डिजास्टर से। एग्जांपल दो हिमाचल का कि कैसे हिमाचल के अंदर लैंडस्लाइड इतने सारे हुए, मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आपको पढ़ाया। क्लियर? तो वेदरिंग पेव्स द वे फॉर इरोजनल प्रोसेस। इरोजन तब काम करेगा जब रॉक वेस्ट होगा, रॉक वेस्ट तब होगा जब वेदरिंग होगी। तो वेदरिंग मलबा इकट्ठा करेगा, ये रॉक वेस्ट, ये पार्शियली डीकंपोज रॉक वेस्ट उठ के चला जाएगा इरोजनल एक्टिविटी से और कहीं डिपोजिशन होगा। तो वेदरिंग वेव्स द पे फॉर रॉक वेस्ट या इरोजनल प्रोसेसेस। तो दीज आर द थ्री सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। अदरवाइज ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि वेदरिंग की सिग्निफिकेंस बताओ, बट इफ दिस वेदरिंग हैज बीन आस्क्ड यू आर सपोज्ड टू राइट इट्स सिग्निफिकेंस एज वेल। क्लियर? तो यहां हम वेदरिंग को कंक्लूड करेंगे। वेदरिंग के साथ एक टॉपिक है जो है मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग आप स्वयं पढ़ सकते हैं। मास वेस्टिंग आपको मैंने जीएस में भी पढ़ाया हुआ, नोट्स भी दिए हुए, इसमें भी दूंगा। मास वेस्टिंग और या मास मूवमेंट, मोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। मास मूवमेंट को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आती है ग्रेविटी के कारण, कि पहाड़ पे अनकंसोलिडेटेड मटेरियल या वेदर्ड मटेरियल रखा है, रेगुलित रखा है, इसको नीचे लेकर जाएगी ग्रेविटी। तो मास वेस्टिंग इज डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी फॉर इट्स मूवमेंट। तो
वेदरिंग को क्या बोला जाता है? ये इन सीटू प्रोसेस है। वेदरिंग इन सीटू मींस जहां पे रॉक टूटा अभी वहीं पड़ा है, गया नहीं। इसकी मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है डेट इज ग्रेविटी एंड अदर एजेंट ऑफ इरोजन एंड डेपोजिशन। तो या तो इसे पानी ले जाएगा या ग्रेविटी ले जाएगी या विंड ले जाएगी, ये खुद कहीं नहीं जाएगा। तो वेदरिंग इज इन सीटू। लेकिन इसके पीछे जब इसकी मूवमेंट इन्वॉल्व है तो प्रोसेसेस का नाम बदल देंगे। तो हम बोलेंगे ग्रेविटी के कारण जो मलबे का नीचे आना है उसको बोला जाता है मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, कि कितनी तेजी से ये मटेरियल नीचे आया, एंड वॉल्यूम। दो वर्ड याद रखना, वॉल्यूम एंड वेलोसिटी के बेसिस पे कैटेगराइज किया कि ये सॉइल क्रीप है। सॉइल क्रीप मींस आप आज पहाड़ देखा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, कल देखा परसों देखा आपको लगा वैसा ही तो है। मैं 10 साल बाद हिमाचल आया और मैंने देखा यार ये पहाड़ इरोड होके छोटा हो गया, क्योंकि मैंने 10 साल के बाद देखा। 10 साल में विजिबल इंपैक्ट होगा। क्रीप मतलब होता है वेरी स्लो। तो व्हेन सॉइल इज मूविंग एट अ वेरी स्लो पेस इट इज नोन एज क्रीप। हम वर्ड क्या यूज करते हैं? ड्रिफ्ट, क्रीप, स्विफ्ट बहुत फास्ट, क्रीप एंड ड्रिफ्ट इज वेरी स्लो। तो सॉइल अगर बहुत स्लोली मूव कर रही है तो सॉइल क्रीप, पेस इज लेस। व्हेन सॉइल इज मूविंग फास्ट और पानी इन्वॉल्व हो गया तो हम बोलेंगे मड फ्लो हो गया, कीचड़ की तरह बह के चीज निकल गई। जैसे लगातार लैंडस्लाइड अभी आपने देखा इस बरसातों में भी हुए, मंडी के अंदर ऐसा हुआ। थर्ड है कि अगर हाईवेज पे देखोगे मलबा अचानक से इन माइक्रो सेकेंड टन्स ऑफ पूरा का पूरा पहाड़ खिसक गया, भू संखलन हो गया, तो आप बोलोगे लैंड स्लाइड हो गया। मींस वॉल्यूम एंड वेलोसिटी बोथ आर हाई। व्हेन बोथ आर हाई वी कुड सी लैंडस्लाइड विल बी देयर। व्हेन वॉल्यूम इज हाई pace is very slow, it has been visible after the gradual process, after the gradual removal of the soil in the passage of 10 years, then we could see it is soil creep, creeping word, drifting है, slow है। mud flow बारिश हुई, कीचड़ की तरह बह रही मिट्टी पानी के साथ, रिल्स के साथ, गिल्स के साथ, तो आप बोलोगे मड फ्लो हो रहा है। पूरा पहाड़ ही खिसकता हुआ दिखेगा तो मड फ्लो, तो लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड जनरली जहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वहां अधिक है, सेडिमेंट्री माउंटेन्स में अधिक है, इग्नियस रॉक्स में कम देखने को मिलता है। लैंडस्लाइड के पीछे स्लोप का भी इंपैक्ट होता है। अगर स्लोप बहुत ज्यादा होगी, स्लोप एंगल ज्यादा होगा तो लैंडस्लाइड होने की संभावना ज्यादा है। एग्जाम्पल हमने हिमालयस का लिया एज कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट। विद एग्जाम्पल हर चीज कोट करोगे, कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल साथ में रीसेंट एग्जाम्पल, कंटेक्स्ट लिखो, ठीक है, बहुत मार्क्स मिलते हैं। तो आज इतना ही करते हैं। लास्ट लेक्चर में रॉक्स एंड इट्स ओरिजिन हो गया, आज हमारा वेदरिंग पार्ट पूरा, ठीक। कल हम लोग करेंगे वेदरिंग से क्या बनेगी अब सॉइल। सॉइल को डिटेल में करेंगे क्योंकि नए एवेन्यूज हैं, क्वेश्चन आने की संभावना अधिक है। तो सॉइल को हम कल की क्लास में करते हैं। फिर वी विल मूव टू दी अनदर एस्पेक्ट जिसमें हम बोलते हैं अर्थ की मूवमेंट में मैंने माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस प्रोसेसेस पढ़ाने, फोल्ड एंड फॉल्ट आप स्वयं भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलो जी, थैंक्स अ लॉट।